अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक हो गया ना? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन क्या होता है? मालूमात। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी इंफॉर्मेशन की? नहीं, कंप्यूटर में पढ़ी नहीं आपने अभी तक इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन? डाटा की पढ़ी है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज नोन एज डाटा। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? जी जी हाँ जी जी। नहीं, उस डेटा के बारे में अगर आपको जानकारी हो जाए तो वो आपकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। उस डेटा के बारे में आपको जानकारी हो जाए, मालूमात हो जाए तो आपकी वो क्या बन जाएगी, यानी मालूमात बन जाएगी अगर उसके बारे में पता है। ठीक है, जैसे ये आपकी 9th की बुक है, अभी तक लेट्स सपोज आपने 11 चैप्टर पढ़ लिए हैं, आपकी 11 आपकी क्या बन चुकी है? इंफॉर्मेशन। 12 और 13 नहीं ना पढ़ा हमने अभी, तो अभी तक डेटा है वो आपके लिए। जब वो पढ़ लेंगे आपको उसकी मालूमात हो जाएगी, वो आपकी क्या हो जाएगी? इंफॉर्मेशन। अब यहाँ चैप्टर का नेम है हाँ, आपके लिए वो तकरीबन सभी डाटा होगा जब तक कि आपकी वो प्रोसेस ना हो जाए, यानी आपके हाथों से गुजर ना जाए, जहनों से गुजर ना जाए, दोहराई ना हो जाए। अब हैंडलिंग होता है इंफॉर्मेशन, मालूमात को हैंडल करने का, संभालने का तरीका कि आपने मालूमात को कैसे संभालना है। ठीक है ना, आपने उसको पैटर्न देना है कि कैसे है संभाला जाता है। जैसे कि आप स्कूल के अंदर पेज, सबसे पहले आप 3 क्लास या 1 क्लास से या 3 क्लास से मोस्टली स्कूल्स के अंदर टाइटल पेज तैयार करना है, नहीं पेज तैयार करने का तरीका सिखा दिया जाता है। ठीक है ना, टाइटल पेज या पेज तैयार करने का डेली पेज कौन सा सिखा दिया जाता है। उसमें क्या होता है, बताया जाता है यहाँ आपने लिखना है डेट है, क्लास वर्क है, और इधर आपने डे लिखना है। ठीक है ना, फिर आपने लिखना है जी टॉपिक, आज हमने क्या पढ़ना है जी टॉपिक में। ठीक है ना, आपका जो लेबल करने का तरीका है वो आ जाता है हैंडलिंग। ये सारी आपने इसको मेंशन करने का तरीका होता है। ठीक है, अब आपने इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में ये सारी चीजें सीखनी है कि कैसे आपने डेटा किस किस किस्म का होगा और उसको कैसे आपने हैंडल करना है, मैनेज कैसे करना है, मेंशन कैसे करना है। इंट्रोडक्शन। बिफोर नोइंग अबाउट द इंफॉर्मेशन लेट अस थिंक हाउ कैन वी आंसर द क्वेश्चन। हम सबसे पहले किसी भी सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं। लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन ईच क्लास ऑफ द पार्टिकुलर स्कूल। जी, इंफॉर्मेशन लेट अस वी कैन आंसर। आप कैसे जवाब दे सकते हैं कि स्कूल्स की क्लासेस के अंदर कितने कितने स्टूडेंट्स जो से तालिब इल्म वो क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक हो गया ना, जैसे कि क्लास 1 के, ठीक है ना, क्लास 1 के आप लिखेंगे क्लास 1, ऊपर क्लास 1 के, अगर सेक्शन हुआ वो भी बताएंगे आप। फिर आप इधर नंबर देंगे, रोल नंबर, आईडी नंबर देंगे, रोल नंबर देंगे, फिर नेम देंगे, फादर नेम देंगे, फिर उनकी ग्रेड मार्क कर देंगे अगर आपने। हाँ जी, बच्चे पूछा है, बच्चे वही तो बात है, आप उनको कैसे इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कैसे देंगे? सिर्फ बच्चे के आप पैराग्राफ में लिख देंगे 13 स्टूडेंट्स हो गया, आगे कौन कौन से हैं डिटेलिंग बताएंगे ना। अब देखें ना, आपका बोर्ड में कोई एडमिशन जाएगा, लेट्स सपोज 9th का बोर्ड में एडमिशन जाएगा, वो कहेंगे हमारे स्कूल की तरफ से 15 बच्चों का एडमिशन भेज दें। ऐसे है ना, ये कौन कौन से, उनके फादर नहीं, सारी पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे तभी वो हमारे पास। ये नहीं होगा कि इतने बच्चों का एडमिशन भेज दें यहाँ पर। ठीक हो गया। हाउ मेनी पेशेंट्स विजिटेड इन अ हॉस्पिटल विद अ पर्टिकुलर वीक। एक हफ्ते के अंदर कितने पेशेंट्स आए थे। ठीक हो गया ना, अब यहाँ पेशेंट कहेंगे जी 20 पेशेंट्स आएंगे। अगर आप प्रॉपर डिटेल देंगे 20 पेशेंट्स आएंगे हॉस्पिटल की कैटेगरी में, वे पेशेंट्स आए थे किस किस बीमारी से मुताल्लिक आए थे। ठीक हो गया ना, आप प्रॉपर डिटेल, फिर उन्होंने किस किस डॉक्टर से चेकअप करवाया था, ये प्रॉपर डिटेल यानी आप प्रोवाइड करने का आप इजी वे में इंफॉर्मेशन हैंडलिंग
पैटर्न बता देता है हमें। टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड टू हैव द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड इट कैन बी obtained by the counting. It should be kept in mind that the simple number 85, 96, 70, 80, 73, 70, 65, 83, 89, 75 are not data. But if we say that the above data indicate the marks of the student, अगर ये कहें कि हमारे पास डेटा नहीं है, कोई भी ये नंबर लिख दिए जाए, तब ये डेटा फॉर्मेशन भी नहीं होगी। अगर ये कह दिए जाएंगे स्टूडेंट के तलबा के मार्क्स हैं, ठीक है ना, तब ये तलबा का क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा, ये डेटा हो जाएगा। Consider data have the precise meaning. तब ये अब information and to represent the information in a manageable way so that useful so that the useful conclusion can be drawn is called the information handling. ये information handling की definition आ गई, ये underline कर ले। information and to represent the information, मालूमात और मालूमात को जाहिर करने का तरीका, मीनिंगेबल बामायना लफ्जों के अंदर, एक तरतीब है बामायना लफ्जों के अंदर, वे सो डैट यूजफुल कंक्लूजन, जिसका एक आप काबिल इस्तेमाल नतीजा निकाल सकें, कैन बी ड्रॉन इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। हाँ जी, इंफॉर्मेशन कॉल्ड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग तक आ गया, इंफॉर्मेशन से लेके इंफॉर्मेशन हैंडलिंग तक, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है। So the collection of the meaningful information, in the form of facts and numerical figure is known as data. अब इसमें जो आपने डेफिनेशन मुझे बताई है ना, collection of raw facts and figure is known as data, तो आप ये डेटा की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो आपने कंप्यूटर में याद की हुई है, ठीक है ना। What is difference between data and information? डेटा इंफॉर्मेशन के दरमियान क्या डिफरेंस है, वो भी आप इंफॉर्मेशन की जो मैंने आपको बता दी, द प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया ना, जो प्रोसेस हो जाएगा डेटा वो इंफॉर्मेशन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है हमारे पास ये साइड बॉक्स में, इन स्टैटिक्स इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज आल्सो नोन एज अ डेटा हैंडलिंग। अब ये देखिए, इन स्टैटिक इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज आल्सो नोन एज अ डेटा हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग को डेटा हैंडलिंग में कहेंगे। अगर आपको डेटा हैंडलिंग की डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखेंगे, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने आपको इधर अंडरलाइन करवाई, इधर आपको अंडरलाइन करवाई है, इसमें आपने लिखना है इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड डेटा हैंडलिंग, इसको डेटा हैंडलिंग भी कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आता है डेटा हैंडलिंग प्ले वाइटल रोल, एक अहम किरदार अदा करती है, रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन द मीनिंगफुल वे, उसमें यही डेफिनेशन का है। The word data handling was first used by the Sir Ronald Fisher. Ronald Fisher जी 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 Sir Ronald R. Fisher, 17 February 1890, 29 July 1962, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है और वो डेट ऑफ डेथ है इसकी। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये इतने मुश्किल नहीं, इतने घुमाने वाले, मैथ से ये हिस्ट्री से मुतल्लिक नहीं है, ज्यादातर मैथ से मुतल्लिक ही आते हैं, इतना जरा नहीं घुमा के आएगा। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन स्कैन QR कोड, इसके मुतालिक फर्दर इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो QR कोड को स्कैन कर लें। द न्यूमेरिकल फिगर नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास, उन्होंने स्किप हो गया, यहाँ QR स्कैन कोड आना था, इधर बुक्स में अक्सर लगाया होता है उन्होंने QR स्कैन कोड, क्यों नहीं लगाया सर? द न्यूमेरिकल फिगर, वैसे इसके नाम लिख के आप सर्च कर लें, रोनाल्ड फिशर के बारे में नहीं बोल रहा है, चलिए ठीक है। द न्यूमेरिकल फिगर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ स्टडी, एग्जांपल द मास ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। मास क्या आएगा यहाँ, मास वेट नहीं, मास वजन, यहाँ मास वेट वाला, मास और वेट में डिफरेंस है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है। हाँ नहीं, मास ऑफ द स्टूडेंट का वजन कह दिया जाए, वेट वो वाला नहीं होता, फोर्स में आ जाता है जी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लें,
The number of pairs of shoes sold by the shopkeeper in month data can be obtained from the existing sources, office record, published paper, or the same can be obtained directly from the field according to need. किसी भी शोभा से जरूरत के मुताबिक आप कोई भी डेटा ले सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह से आपकी वो क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग बन जाएगा। हाँ जी, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग ये भी नेक्स्ट नहीं बेटा, पेज नंबर सेम है। 289 है, हमारे ऊपर 286 पेज है। नहीं बेटा, वो 289 ये 289 जो सा पेज आपको लग रहा है 219 है साहब, ये 216 है। हाँ 215 है आपकी, चल बुक के एक्स्ट्रा पेज नहीं है, वो तो पेज काट के बराबर हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। तो देखे बेटा, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की ये भी डेफिनेशन है और वो भी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इजी है। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ठीक है, इन्हें सारा उन्होंने जो है प्योर वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं। कलेक्टिंग, डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइजिंग, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद समराइजिंग, चीजों को इकट्ठा करना। कलेक्टिंग यहाँ समराइज होता है, ऐड करना, 1+2 वगैरह समराइज होता है। एनालाइजिंग, तजिया नगर, इंटरप्रेटिंग, फिर उसको मैनेजमेंट तरीके से आपने इंटरप्रेट कर देना है। डेटा इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। डेटा की कितनी कैटेगरी है? 2 कैटेगरी है। ठीक हो गया। फर्स्ट है डिस्क्रीट डेटा और दूसरा है कंटिन्यू डेटा। ठीक हो ना। कंटिन्यू डेटा जिसमें मुसलसल लगातार आने वाला, कोई भी गैप मौजूद ना हो। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 ये कंटिन्यूस डेटा होता है। ठीक है ना, तरतीब वाइज चलने वाला। डिस्क्रीट डेटा, अब ये कंटिन्यू ऐसे भी है 2 9 13 17 ये भी कंटिन्यू डेटा है। कंटिन्यू डेटा के दरमियान लेट्स सपोज डिफरेंस सेम रहता है, जैसे 5 10 15 20 25 ये कंटिन्यूस डेटा है। ठीक है ना। डिस्क्रीट के दरमियान डिफरेंस जोन सा है ना वो सेम नहीं रहता है। ठीक है ना, जैसे 5 25 100 120 137 इस तरह से डिस्क्रीट। इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू। होल नंबर आर यूज्ड टू राइट द डिस्क्रीट डेटा। नंबर ऑफ बुक्स sold by a shopkeeper, number of patients visited a hospital in a week. This data is only obtained by counting यानी सिर्फ डेटा जो है काउंटिंग में ऑब्टेन किया जाता है। नंबर ऑफ यानी कि आप इसमें ये नहीं बता सकते कि नंबर ऑफ पेशेंट्स 20 नंबर ऑफ पेशेंट, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर्स। सेंटेंस की शक्ल में लिखा जाने वाला डेटा, सेंटेंस की शक्ल मैथमेटिकली फॉर्म होगी वो कंटिन्यूस डेटा होगा, जो मैथमेटिकली फॉर्म नहीं होगी वो क्या होगा? डिस्क्रीट डेटा होगा। ठीक है ना। रिसीट कैन ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू। इसकी खोज होल नंबर आर यूज्ड टू राइट द डिस्क्रीट डेटा। एग्जांपल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर, नंबर ऑफ पेशेंट विजिटेड बाय अ हॉस्पिटल इन अ वीक। दिस इज द डेटा ओनली ऑब्टेन्ड बाय द काउंटिंग के लिहाज से होता है। अब कंटिन्यू डेटा इट कैन take every possible value in a given interval. Decimal number are used in to write continuous data. यहाँ decimal number हो रहा है, वहाँ whole number हो रहा है यूज। MCQs भी हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ कौन से नंबर यूज हो रहे हैं? डिस्क्रीट डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए whole number, और यहाँ कौन से नंबर? डेसिमल नंबर यूज हो रहे हैं। The data is only obtained by the meaning के लिए the mass of the student in the class। ये एक डेटा आ गया 28.5 kg, 26.5 kg, 27.5 kg, ये मास आ गया है बच्चों। अब देखिए यहाँ सीक्वेंस भी देखे सेम, डिफरेंस भी सेम आ रहा है ना, 28 26 27। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास अगर इसको सीक्वेंस रहे 26.5 27.5 28, इनके दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक हो गया ना। अब ये हमारे पास यानी कि कंटिन्यूस डेटा के दरमियान मैंने आपको बताया डिफरेंस भी क्या होता है? सेम रहता है। ठीक हो गया ना। अब यानी ये अगर ये कहता मास ऑफ द 3 स्टूडेंट इन अ क्लास, अगर मैं ये कह देता मास ऑफ द 3 स्टूडेंट इन द क्लास, ये कौन सा डेटा हो जाता? डिस्क्रीट हो जाता है। ठीक हो गया ना। अगर मास ऑफ द 3 स्टूडेंट इन द क्लास, अगर मास भी बता दिए जाए उनके ये मास है, तो ये कंटीन्यूअस डेटा आ जाएगा। ठीक हो गया ना। हाँ डिफरेंशिएट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में यानी डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज में भी
पूछी जा सकती है। इसमें से एमसीक्यूज भी 2 से 3 तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं। एग्जांपल देके पूछा जा सकता है कि कौन सी एग्जांपल जो सी डिस्क्रीट की है या कंटिन्यूस की है, और ये पूछा सकता है कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रीट डेटा को और कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूस। अब डेसिमल में कौन कौन सी शक्ल होती है? डेसिमल नंबर में रैशनल नंबर डेसिमल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर डेसिमल नंबर और डायरेक्टली डेसिमल नंबर क्या दिए जाए, ठीक है ना, रियल नंबर भी इसमें आ सकता है, ठीक है। अब वो आया, बट आपकी बुक के अंदर जो एग्जैक्टली लिखा है वो डेसिमल नंबर है, पॉइंट्स की शक्ल में आने वाले नंबर कंटिन्यू डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा। डेटा विच इज नॉट अरेंज इन एनी सिस्टमैटिक ऑर्डर, ग्रुप और क्लासेस इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा। डेटा विच नॉट अरेंज इन एनी सिस्टमैटिक ऑर्डर, डेटा जो सा कोई भी सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर तरतीब ना दिया हो, यानी ऐसे डेटा मौजूद हो जैसे उसने इतना बड़ा ये डेटा दे दिया है, ठीक है ना, मसलन 2 7 3 5 9 ऐसे जो डेटा गिवन हो तरतीब में, जैसे भी अगर तरतीब में भी दिया हो लेकिन बट इस तरह से हो, नहीं कोई इशू, डिफरेंस का इशू नहीं है। 5 9 7 6, अब देखें इनके दरमियान डिफरेंस कोई नहीं है, इनके दरमियान डिफरेंस कौन सा है, कोई इतना खास नहीं है, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। वो कह रहा है द डेटा विच इज नॉट अरेंज इन एनी सिस्टमैटिक मैनर के अंदर नहीं है, यानी कि ये बताया नहीं है 2 किसके लिए इस्तेमाल है, 5 किसके लिए इस्तेमाल है, 7 किसके। अब मैं कह दूं नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ दीस 2 4 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ दी 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स है जी, कितने में से हैं ये भी नहीं बताया गया, ठीक है ना। अब ये देखिए 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आप कंसीडर कर लें, 5 स्टूडेंट अब किसके कितने हैं किसके कितने हैं भी नहीं पता होगा। ये सिस्टमैटिक ऑर्डर, अगर सिस्टमैटिक ऑर्डर में हो जाएगा तो ग्रुप डेटा आ जाएगा। उसमें क्या होगा, अब्दुल्ला के 2 नंबर है आउट ऑफ 10 में से, ठीक है ना, ये मतीन के जो भी उनके नाम और बताए जाएंगे उनके मार्क्स हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट भी बता दिए जा सकते हैं। जी जी Group data is also known as raw data. किधर अभी आ रहे हैं हम वहां, नीचे चले गए, ऊपर है तो अभी पढ़ना है, नहीं रुक तो जाओ, मुझे अभी ग्रुप और अनग्रुप पढ़ने दो। डू यू नाउ तक पहुंचा ही मैं अभी वहां, अभी मैं आगे गया ही नहीं हूँ, पेज छोड़ा ही नहीं मैंने अभी, मैं तो ग्रुप और अनग्रुप की बात कर रहा हूँ ना अभी डेटा के ऊपर। ग्रुप में मैंने आपको बता दिया उसी के अंदर कि डेटा अरेंज होता है सिस्टमैटिक मैनर्स के अंदर। यहाँ क्या डेटा विच इज नॉट अरेंज्ड इन, अब सिर्फ नॉट खत्म करते ना, डेटा विच इज अरेंज्ड इन एनी सिस्टमैटिक ऑर्डर, ठीक हो गया ना जी। सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर क्या लाएगा इसका ग्रुप डेटा। अगर नॉट इफ वी अरेंज अबव गिवन डेटा और क्लास ही ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख देना आपने, इसी के अंदर नॉट कैंसिल कर देना, बस नॉट खत्म कर देना। फॉर एग्जांपल बताने लगा, ये मैंने आपको जनरल डेटा दे दिया, ये आपका अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, ये अनग्रुप डेटा। आगे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, ग्रुप डेटा बताने लगा हूँ। मैंने यही बात कर दी कि आपने नाम लिख देने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या नेम ऑफ द स्टूडेंट्स कह लें, फर्स्ट सेकंड, अब इसमें आएगा नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर मार्क्स, ठीक है। बेसिक यहां सब्जेक्ट कर लें, फिर मार्क्स कर लें, सब्जेक्ट कर लें और मार्क्स कर लें, यहां मार्क्स कर लें। अब इसमें पहले स्टूडेंट्स के हैं जी आउट ऑफ 10, लेट्स सपोज, तो 2 5 7 6, आपने ये 2-3 बच्चों के नाम लिख के उनका एग्जांपल, ये हमारे पास ग्रुप डेटा आ जाएगा, ठीक हो गया ना, एक ग्रुप डेटा की एग्जांपल में ये बना दो, हाँ एग्जांपल में, ठीक है ना। इस तरह नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ आपको, ठीक है ना, वो फिर फर्दर डिटेल हो जाएगी और ज्यादा। If we arrange above data in the group or class, then it is called the group data, ठीक है ना। अगर यही डेटा हम ग्रुप की शक्ल में अरेंज दे दें, जैसे ये देखें उसमें टेलीमार्क पैटर्न में दे दिया, टेलीमार्क पैटर्न नहीं देते आप कोई भी, सॉरी क्लासेस 5 to 9, यानी कि यहाँ ले लें बेशक रोल नंबर 5 to 9, 5 से 9 रोल नंबर आने वाले, ठीक हो गया ना। नंबर ऑफ ट्वाइस सॉल्व, यानी कि 5 से 9 क्लासेस के अंदर उसने 2 ट्वाइस, यानी 5 से 9 अंदर आने वाले रोल नंबर के मार्क्स है ना जो उनसे सेम है। जैसे ऐसा हो सकता है ना
कि क्लास में 2 या 3 बच्चों के नंबर सेम हो सकते हैं, ठीक है ना, नाम भी सेम हो सकते हैं, ठीक है ना। अब 10 से 14 2, 15 से 19, ये क्लासेस यहाँ डेट ले लें, इसमें डेट इस तारीख को इतने टॉय सेल हुए, इस तारीख को इतनी से इतनी तारीख तक दो टॉय सेल हुए उसमें, अब इसमें उतने, अब इसमें ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि उतने दिन के अंदर उसने 2 टॉय सेल किए, इतने दिन के अंदर उसने 10 टॉय सेल किए, ये हमारे पास आया था। इसके ऊपर आया था डू यू नो अनग्रुप डेटा इज आल्सो नोन एज अ रॉ डेटा, ठीक है। डिफाइन रॉ डेटा कहेगा तो अनग्रुप की डेफिनेशन ही लिखनी है। अगर सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर डेटा अरेंज हो तो उसे क्या कहेंगे, रॉ डेटा, ठीक है ना। डेटा आर अरेंज इन सिस्टमैटिक ऑर्डर इज नोन एज गलत है, हाँ जी गलत है बेटा, ग्रुप डेटा होता है। द डेटा आर अरेंज इन सिस्टमैटिक ऑर्डर इज डेटा आर अरेंज इन Systematic order is called a group data. अगर data are not arranged in systematic order then it is ungrouped data or also called अनग्रुप डेटा को रॉ डेटा कह रहा है, ग्रुप डेटा को रॉ डेटा नहीं कह रहा। Group data also not अनग्रुप डेटा, group data also not called ungroup लिखेंगे। हाँ जी रॉ डेटा गई तो अनग्रुप की ही डेफिनेशन लिखेंगे आप। लास्ट में आपने लिखा इट इज आल्सो कॉल्ड द रॉ डेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अनग्रुप डेटा इज आल्सो नोन एज, ये डेफिनेशन नहीं है। उसने आपको इन्फॉर्मेशन फर्दर बताई है, अनग्रुप डेटा को रॉ डेटा भी कहते हैं। जी बेटा बोल रहे हैं, आप क्या बोले जा रहे हैं? पहले तुम बोली जा रहे थे, सुना दिया, क्या सुनाया? गलत मतलब बोल के तो चुप कर गया हैं? क्या बोला है? सही वही तो कह रहा हूँ। Group data is also not called group data. इट्स आल्सो नॉट कॉल्ड रॉ डेटा। जी बाय यूजिंग मोर एग्जांपल्स क्लियर द कांसेप्ट ऑफ द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा टू द स्टूडेंट्स। एग्जांपल ले लेते हैं और बेटा ये देखें स्पीड ऑफ द कार, बताएं ये ग्रुप ये डिस्क्रीट है कंटिन्यू डेटा है? डिस्क्रीट डेटा, ठीक हो गया ना। डिस्क्रीट डेटा स्पीड ऑफ द कार क्या है? टेम्परेचर ऑफ द ट्यूसडे इन पाकिस्तान या इन इस्लामाबाद ले लें, डिस्क्रीट डेटा, ठीक हो गया ना। ये हमारे पास इस तरह से जो सेंटेंस फॉर्म बनी होती है ना, ये हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है। फैन रिवॉल्विंग, ओके हो गया है। फैन रिवॉल्विंग सर्कुलर पाथवे, रोटेटरी होता है, रिवॉल्विंग रोटेटिंग होता है। फिजिक्स पढ़ के भी तुम रिवॉल्विंग कहोगे, रोटेटिंग है, रोटेटिंग होता है। अच्छा वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। ये क्या है? कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस डेटा है, नहीं डिस्क्रीट डेटा है ये भी। सर्कुलर पाथ में कर लेते हैं, हो सकती है। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? डिफाइंड फ्रीक्वेंसी नहीं पता? नंबर ऑफ क्लास एंड ग्रुप। सर एक क्लास में एक चीज कितनी दफा आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, हाँ ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जो एक चीज एक क्लास में कह लें रिपीट टाइम के अंदर, वो आप एक स्पेसिफिक एक टारगेट देंगे, यानी मैं कहूँ कि 1 सेकंड के अंदर मैं इस सर्कल को कितनी मरतबा पार करता हूँ, यानी सर्कल को कितनी मरतबा घूमता हूँ, ठीक हो गया ना। अब ये हो गया 1 सेकंड के अंदर, अब वो जितनी मरतबा उसमें कराऊंगा मेरी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जितनी मरतबा मैं उसमें रोल करूंगा या उसमें घूम सर्कुलेट करूंगा तो वो मेरी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। 1 सेकंड में मैं 1 मरतबा करता हूँ, अगर मैं 5 सेकंड में 15 मरतबा कर लेता हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी 15 होगी, ठीक है ना उस वक्त। तो इसको कहते हैं। अब एक क्लास के अंदर एक 10 नंबर लेने वाले 3 बच्चे आ जाते हैं तो उसके 10 मार्क्स की जो सी फ्रीक्वेंसी उस क्लास की 3 होगी, ठीक है ना। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ आ डेटा, रेपिटेशन इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ रेपिटेशन डेटा बार बार आने वाला, दोहराई वाला, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और रेपिटेशन वो 1 टाइम भी हो सकती है, वो 0 टाइम भी हो सकती है, 9 रेपिटेशन भी हो सकती है, लेकिन वो रैपिड में ही गिना जाएगा कि ये रिपीट नहीं हो सका, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी उस वक्त क्या होगी? 0 होगी, ठीक है ना। तो अब हम पहले फ्रीक्वेंसी का कांसेप्ट होगा तो फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी बेटा, ठीक है ना। पहले फ्रीक्वेंसी का कांसेप्ट क्लियर होगा तो फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करना, लहदा कर लें या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बांटने के लिए, यानी कि आपने किस तरह से फ्रिक्वेंसी को जाहिर करना है, कैसे कैसे आपने उसको अलग अलग पार्ट के अंदर, यानी कि फ्रिक्वेंसी नंबर फ्रिक्वेंसी में 10 मार्क्स वाले कितने 3 तलबा हैं, ठीक है, 8 मार्क्स वाले 9 मार्क्स वाले 4 हैं, जैसे 8 हैं, और 5-6 वाले 12-15 तलबा हैं, ठीक है ना, लोअर मार्क्स वाले, और फिर बिलो वाले भी कम होते हैं, 2-3 मार्क्स वाले भी 1-2 ही बच्चे होते हैं, हाईएस्ट वाले भी ज्यादा होते हैं, हाईएस्ट वाले भी कम होते हैं, और सबसे कम वाले भी कम होते हैं, दरमियान वाले ज्यादा होते हैं, ठीक है, एवरेज सेंटेंस ज्यादा होता है, ऐसे ही हर क्लास में हर स्कूल में देखेंगे एवरेज वाले होते हैं। अब आ डिस्ट्रीब्यूशन और टेबल that represent classes or group along with their respective classes frequency is called frequency distribution। ये डेफिनेशन हाईलाइट कर लें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक हो गया। आ डिस्ट्रीब्यूशन that represent classes और ग्रुप, जो क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है और ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है with their respective class frequency, उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी के साथ, उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना आपने कि 9th क्लास के इतने, यानी कि 3 तलबा थे, उनके इतने मार्क्स और इतने, ये सारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस कहलाती है हमारे पास। इसके बाद आ जाता है हमारे पास if the size of class limit is 6, size of class limit is 6, क्लास लिमिट क्या होगी? क्लास लिमिट ये वाले पे डिस्क्रीट है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ क्लास लिमिट 6, इसका मतलब क्या है? क्लासेस में सिर्फ 6 बच्चे बैठेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ 3 से 5 रोल नंबर के तलबा, 3 से 5 रोल नंबर के तलबा, इधर देखो 3 से 5 रोल नंबर के तलबा, ये लोअर क्लास लिमिट होती है, अपर क्लास लिमिट होती है, और 3 से 5 जो सा इनका डिफरेंस है वो इसकी क्लास लिमिट इंटरवल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हमारे पास वो कह रहा है, इफ द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इज 6, द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 80 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 25, कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्लास लिमिट्स ऑफ फॉर द डेटा, क्या नंबर ऑफ आप क्या फाइंड कर सकते हैं? कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्लास लिमिट्स, नंबर ऑफ क्लास लिमिट फाइंड कर सकते हैं, फाइंड सकते हैं। पहले हम इसका फॉर्मूला आएगा नीचे, हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे जी। किसकी? हाँ जी, सफर करो, रुक जाओ। Okay, sir. Are classified into the certain group or classes, and the number of items lying in each group or class is put against the group or class. The data organized and summarized in this way is known as a frequency distribution। वो ऊपर से डेफिनेशन आपने कर लेनी, ये डिटेलिंग में उसने करनी है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे बनाई जा सकती है जी? फ्रीक्वेंसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस मेथड, आगे आ जाएगा ना। इन दिस मेथड द रॉ डेटा, द रॉ डेटा कौन सा है? रॉ डेटा अनग्रुप डेटा, और द अनग्रुप डेटा इज रिप्रेजेंटेड इनटू ग्रुप डेटा। चॉइस इज योर्स टू सिलेक्ट द नंबर और क्लासेस। अब चॉइस आपकी, आपने उसकी जो सा नंबर ऑफ क्लासेस आपने सिलेक्ट करने हैं। जनरली द साइज ऑफ क्लास लिमिट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड द डिजायर्ड नंबर ऑफ ग्रुप और क्लासेस। डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लासेस आपने डिसाइड करनी है। यही उसने अभी वो आपने उसने कहा है ना, मैक्सिमम और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को आपने, यहाँ यही होगा, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा और क्लास लिमिट में उसके जी इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा, तो इसकी क्लास इंटरवल वो हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस, इसकी नंबर ऑफ क्लासेस हो जाएंगी। एक मिनट बेटा, अगर किसी भी क्लास के यानी 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स में से टोटल मार्क्स 100 है, मैक्सिमम मार्क्स 80 आए हैं, सबसे लोएस्ट 25 आए हैं, ठीक है ना। अब कहता है क्लास ऑफ इंटरवल कितने बनेंगे? क्लास ऑफ इंटरवल, अब इसमें क्या होगा? 6 क्या होगा उसका? 6 क्या होगा उसका? तो मैक्सिमम मार्क्स आ गए, मिनिमम मार्क्स आ गए, इसको अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल कर लेंगे? 9। नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ इंटरवल कितने बनेंगे यहाँ? 9 बनेंगे। 9 यानी नंबर ऑफ इंटरवल से मुराद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनेंगे। और आपने इसकी क्लास लिमिट क्या रखेंगी? 6 रखनी है।
6, क्लास लिमिट 6 रखनी है। मसलन क्या है, आपने मिनिमम नंबर 25 है ना, 25, तो इसकी क्लास लिमिट में लोअर क्लास लिमिट लेट्स सपोज आप 25 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 24 से स्टार्ट कर सकते, तो मिनिमम 31, 25, 26, 27, 28, 29, 31 नहीं 30 होगा। ये हमारे पास क्लास लिमिट उसकी 6 उसने कहा था लेने, तो आप 6 लेते जाए। अब जब तक आप इसकी फाइनल तक पहुंचेंगे आपके ये 9 इंटरवल बनेंगे 80 तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना, ये इंटरवल निकालेगा जी बेटा। ऊपर नीचे डिफरेंस इनका आपका डिफरेंस भी इतना है जैसे इसका जी, और ऊपर नीचे वाला भी सेम होना चाहिए ऐसे। मैक्सिमम माइनस मिनिमम मार्क्स अगर 6 क्या होगा? 6 क्लास लिमिट है, लिमिट, हाँ क्लास की लिमिट रखनी है। हाँ। ये इंटरवल है, कितने इंटरवल बनेंगे, ये लिमिट है उसकी, कितने कहां से कहां तक नंबर होंगे, ये लिमिट है उसकी, ठीक है ना। 25 प्लस कर लिया। आगे आ जाता है हमारे पास फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। अब सवाल में आ जाए फाइंड द रेंज। अगर आपको इसी सवाल का अकेला रेंज कह दिया जाए तो मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सवाल की क्या, उस क्वेश्चन की क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, ठीक है। रेंज, रेंज नहीं रेंज, रेंज, ठीक है ना। नहीं नहीं, रेंज इसकी आई अगर 55 है इसकी रेंज। तो हमारा कट भी करा देना एलडी के मुताबिक कट करवाना चाहिए वास्ते। इसकी रेंज 55 आई है, जो सब्ट्रैक्ट होगी वो आई। जो सब्ट्रैक्ट हो गए। रेंज होती है हमारे पास, रेंज होती है सबसे पहले आपने रेंज x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम माइनस x मिनिमम, ठीक हो गया ना। ये हमारे पास रेंज होती है। किसी भी डेटा की रेंज जौन सी होती है उसके सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया जाए तो उसकी रेंज आ जाती है, ठीक है ना। डिफाइन रेंज, डिफाइन रेंज, डिफाइन रेंज। सब्ट्रैक्ट बाय मिनिमम वैल्यू। हाँ, range can be obtained by subtracting maximum value of the given data from, यानी subtracting minimum value from the मैक्सिमम डेटा, maximum value of the given data। given data की सबसे छोटी वैल्यू को सबसे बड़ी वैल्यू में से माइनस कर दिया जाए तो रेंज हासिल हो जाती है। इसका मेथड देखो ये आ जाएगी, ठीक है ना। ये रेंज की डेफिनेशन हो जाएगी। फाइंड द साइज ऑफ द क्लास बाय डिवाइडिंग। अब क्लास में आपने साइज फाइंड करना है, डिवाइडिंग बाय द रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ ग्रुप और विशेस टू मेक। तो अब हमने इसकी नंबर ऑफ क्लासेस बना ली, मैंने इसकी जैसे मैंने बना दी नंबर ऑफ क्लासेस इसकी बना सकते हैं, कितनी क्लासेस बनेंगी, ठीक हो गया। अब साइज ऑफ क्लास भी, कभी आपको साइज ऑफ क्लास नहीं दिया जाए तो साइज ऑफ क्लास नहीं दिया, नंबर ऑफ क्लासेस दी जाए तब आप साइज ऑफ क्लास भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ इंटरवल दिए हुए ना, नंबर ऑफ क्लासेस दी हुई है तो आप साइज ऑफ क्लास भी फाइंड कर सकते हैं कितना रखना है। तो इंटरचेंज कर लेंगे ना, साइज ऑफ क्लास इधर चला जाएगा और नंबर ऑफ क्लासेस इधर आ जाएंगे। रेंज, हाँ रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस इधर आ जाएंगे, ऊपर से जा रहा है। ठीक है। हाँ जी, अभी वो नर्सरी का बच्चा है ना, इसके ऊपर से जा रहा है। इसके बच्चे हो अब देखिए उसने एक डेटा लिया है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 136 है और मिनिमम वैल्यू उसकी क्या है 30 है। तो उसने कहा साइज ऑफ क्लास कितना रखना है, साइज ऑफ क्लास रखना है 11। अगर 10.4 होता है ना, 4 आप 5 तक होगा तो फिर 4 और 5 तक होगा तो उसको 11 कर देना है। 4 होगा तो आपने पीछे यानी 10 काउंट करना है आपने, ठीक है। अब इसकी साइज ऑफ क्लास लिमिट 11 है। जैसे साइज ऑफ क्लास लिमिट मैंने यहाँ 6 रखा था ना, उसका साइज ऑफ क्लास लिमिट क्या होगा 11। होगी x से ऐसे हो गए मेरे पास। अब प्रिपेयर 4 कॉलम, 4 कॉलम तैयार करने का तरीका। अब इसमें आया था क्लास लिमिट क्या आती है, टेलीमार्क क्या आता है, फ्रीक्वेंसी क्या आती है, क्लास बाउंड्री क्या होती है, ठीक है ना। ये बना दे, वो बना हुआ पेज पे क्या बना हुआ है। बनना हुआ आगे दोबारा मैं बताता हूँ। इसमें जो सी चीज क्लास बाउंड्री एक नई चीज आ रही है आपके लिए, वो हमारे 5 मिनट रह गए, रहने दे आपके। इसके बाद आते हैं हमारे पास मेक क्लासेस हैविंग द साइज ऑफ। आपने क्लासेस बनानी है। आप देखें क्लास बनाई, फॉर एग्जांपल क्लास 30 छोटा नंबर था ना, सबसे उसने लिया 30 से 40 तक नंबर गिने जैसे छोटा माइनस 62 है, हैं 62 है, सो माइनस 62 है। ये 30 कहां से आया, और माइनस 62 लिखा है, माइनस कहाँ ज्यादा लिखा है? ये बेटा ये पूछ रहे हैं, वो माइनस हो रहा है बेटा। वो माइनस नहीं है पीछे वाले जो था बेटा, ये माइनस लिखा हुआ है। स्लैश है। इस ये क्या लिखा हुआ है इधर 25 माइनस 30 लिखा हुआ है ना। हाँ जी सर जी, माइनस
इधर क्या लिखा हुआ है बेटा, आपसे क्या पूछ रहे हैं? वहां है लिमिट लिखी है 25 से 30 तक आने वाले नंबर्स। हाँ जी, उसमें उसने क्लास बनाई है, उसने ये ऊपर लिख भी रहा है मेक द क्लासेस हैविंग द क्लास लिमिट उसकी 11 हो, ठीक है ना। अब आपने कहा इसके नंबर ऑफ इंटरवल कितने बनेंगे, 10 ही देखेंगे ना, वहां से 9 लिखा ना, वहां नंबर ऑफ इंटरवल 10 बनेंगे आपके। अब देखो वो कहता है 30 से 40 कितनी है, यहाँ 11 काउंट करके देख लें आप। हाँ जी 30 30 31 ये 11 बनेगा। ऐसे ही हमारे पास 41 से 51 फिर 52 से 62, क्योंकि ये नंबर देखें 40 काउंट हो गया, अब 40 से आगे नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा। 73 बनेगा बेटा। हाँ जी 73 से 62 73 से 82 62 73 73 से 63 से वही कहा मैंने। 63 से 73। आगे भी होगा 74 to 84। हाँ जी सीक्वेंस तो बराबर लेना है, सिर्फ 12 ले रहे ये पीछे आ रहा है आगे जाने के बजाय। आगे भी आगे। अच्छा। 74 से 85। क्लास बाउंड्री यूजुअली आर फाउंड बाय द फॉलोइंग। क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड की जाती है? कैसे सॉल्व किया जाए? मेजरमेंट हाँ भाई ऐसे होता है। क्लास बाउंड्री आती है, जो क्लास लिमिट हमारे पास आ रही है, जो क्लास लिमिट आ रही है ना हमारे पास, उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, वही 0.5 हमने अपर क्लास लिमिट। बेटा जब हम सवाल करेंगे समझ आएगी, चीजों को समझो, सुनो पहले इसको क्या बता रहा हूँ, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। ये ना देखो कि आप है कहाँ है कैसे, मुझे भी दिखाएं, ठीक है। ये डेफिनेशन आप सुन लें, क्लास बाउंड्री की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। द सब्ट्रैक्टिंग 0.5 यानी कि फ्रॉम द लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास लिमिट and adding 0.5 in the upper class limit of the class limit, ठीक है ना। क्लास लिमिट की अपर क्लास लिमिट के अंदर। अच्छा अब इसमें ये एक क्लास लिमिट है, इधर इधर देखें, ये क्लास लिमिट है, ये क्लास की लोअर क्लास लिमिट है और ये अपर क्लास लिमिट है। ये क्लास लिमिट है, उसकी लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। इसमें से अगर आप 0.5 माइनस कर दें 24.5 और 30.5 ऐड करना है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्लास बाउंड्री। इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एग्जांपल बन गई इसकी। लोअर क्लास लिमिट से 0.5 निकाल देना और अपर क्लास लिमिट के अंदर ऐड कर देना, ठीक है ना। ये हमारे पास क्लास लिमिट को हम क्लास बाउंड्री भी कहते हैं। क्लास बाउंड्री, क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री भी कहते हैं, ठीक है ना। ये क्लास की बाउंड्री है, क्लास की लिमिट है, लिमिट भी बाउंड्री है। 30.5 अगला इस सेट रहेगा फिर। हाँ फिर हमारे पास जो सा है ना, लगा आपसे ठीक आ रहा है, गलत आ रहा है। फिर हमारे पास ये डेटा की कंटिन्यूअस फॉर्म बन जाएगी, एक्चुअल यानी कि सेम आता है। यहाँ से फिर 30.5 जो हो 30 बन रहा था ना, वहां 30.5 हो जाएगा। 30.5 से आगे जो सा भी 35.5 बन जाएगा। 0.5 ऐड करना तो उधर से भी निकालते जा रहे हैं, उधर निकालना नहीं, उधर ऐड करना है बेटा। ये देखिए यहाँ पर 30 हो जाएगा। जी जी तो भी 30 6 ऐड करना है ना, 35.5 आएगा। हाँ मैं इधर हो जाएगा। 30.5 35.5 अच्छा नेक्स्ट देखिए, हमारे पास डू यू नाउ क्लास बाउंड्री may also be obtained from the midpoint x plus minus h by 2 where h is the difference between any two consecutive value of x। x की कंसेक्टिव वैल्यू के दरमियान ये कंसेक्टिव वैल्यू या ये दो कंसेक्टिव वैल्यू, ये देखें ना, यहाँ भी 30.5 है, यहाँ भी 30. इन दो कंसेक्टिव वैल्यू के दरमियान लगातार आने वाली दो वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे एज कहते हैं, जो आपने भी बताया था। ये जो सी ये ले लें चाहे ये ले लें, ये कंसेक्टिव होनी चाहिए, बट ये कंसेक्टिव ये नहीं क्लास बाउंड्री की। यहाँ हमारे पास जो एक्स आया हमारे पास ये वाला, इसके अंदर जो कंसेक्टिव क्लास लिमिट आई, क्लास बाउंड्री हमारे पास है, इसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे एज कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मिड पॉइंट क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट। वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है? x1 y1 over 2। हाँ यही बस यहाँ हमारे पास x और दो ही वैल्यू है ना, चार नहीं ना गिवन। यहाँ हमारे पास दो वैल्यू है, मिड पॉइंट क्या होगा? सेंट्रल वैल्यू को बोलते हैं, यानी कि a प्लस बी बाय 2।
फर्स्ट क्लास लिमिट यानी लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्लास बाउंड्री ले लें, ये मिड पॉइंट सॉरी x को रिप्रेजेंट करता है मिड पॉइंट, ठीक हो गया। ये मिड पॉइंट आ जाता है हमारा, x वैल्यू हो चाहे y वैल्यू, x हो जाए चाहे y हो जाए, ये हम मिड पॉइंट फाइंड करना है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल वगैरह करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।